हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो ऑनगोइंग सीरीज है प्रोजेक्ट जोशुआ को लेके उसके थर्ड पार्ट में रोल ऑफ सीआईए। जैसे कि हमने आपको पिछली सीरीज यानी कि सेकंड पार्ट के अंत में बताया था कि इस बार हम बात करेंगे सीआईए का क्या रोल था जोशुआ प्रोजेक्ट में और अभी भी क्या रोल है सीआईए का, ये आपको इस पार्ट में देखने को पता चलेगा। बिगिनिंग। इसकी शुरुआत की थी एलन डूलिश ने, जो कि सीआईए के हेड थे सीआईए के शुरुआती सालों में। वही रिस्पॉन्सिबल थे मिशनरीज को यूज करने के लिए, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज के लिए। उन्होंने यूज किया था स्पाई की तरह तब भी जब वो ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज में काम करते थे, जो कि सीआईए के प्रेडिसेसर यानी कि सीआईए से पहले की जो संस्था थी उसका नाम था ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज, और वो भी यूज करती थी एक्टिविटीज यानी कि रिलीजियस ग्रुप्स को एज अ कवर फॉर इंटेलिजेंस सर्विसेज। सीआईए के बनने के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दुनिया की काफी सारी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने में, गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करने में, एस्पियोनाज एक्टिविटीज करने में और यूएस का एक एजेंडा वहां पे चलाने में जो कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देता है। रिलीजन एज अ टूल। 50 और 60 के दशक में यूएस एस्टैब्लिशमेंट थी, उसने कीनली यानी कि काफी एक्टिवली पुश किया रिलीजन को और वेस्टर्न वैल्यूज को कि पूरी दुनिया का जो सेंटर रहेगा वो वेस्टर्न वैल्यूज होगा और रिलीजन होगी। क्योंकि उस समय इनका कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया से, तो सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म का एक तरह से वो चल रहा था, जो बयार चल रही थी उसी में इन्होंने पुश किया कि अपने रिलीजन को और अपनी वेस्टर्न वैल्यूज को ही पूरी दुनिया का, ताकि सेंटर यही बन जाए। फेमिनिज्म और सेक्स को भी यूज किया गया एज अ वेपन अगेंस्ट उन कंट्रीज में जहां पे फैमिली वैल्यूज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और जहां पे फैमिली का बॉन्ड स्ट्रांग था, और एज अ लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट कर रहा था उन एक्टिविटीज को, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटी को बाधित कर रहा था जहां पे फैमिली एज अ लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करती थी। इसीलिए सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया गया और फ्री सेक्स को एक तरह से बढ़ावा दिया गया, ताकि वो कल्चर को बढ़ावा दिया गया और लोगों को ये बोला गया कि आप फ्रीली सेक्स कीजिए। ट्रांस सेक्स या फिर सेम सेक्स मैरिजेस को भी एडवोकेट किया गया और इन चीज़ों को प्रमोट किया गया ओपनली, ताकि लोगों का कल्चर करप्ट हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इमोरल हो, अनएथिकल हो, जिससे कि उनकी वैल्यूज डिटीरियोरेट हो, डिग्रेड हो और वहां पे यूएस को और क्रिश्चियन मिशनरीज को अपनी पैठ बढ़ाने का मौका मिले। एक स्पीच जो हुई थी फंड फॉर पीस कॉन्फ्रेंस के सामने, वहां पे जो सीआईए के हेड थे विलियम ई कॉल्बी, उन्होंने एडमिट किया कि सीआईए ने काफी सारे ग्रुप्स को फंड किया है पूरी दुनिया में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोपोगेट करने के लिए। और एक बहुत ही फेमस जो फेमिनिस्ट थी उस समय की, ग्लोरिया स्टाइनहाइम, वो भी रेसिपिएंट थी उन कुछ फंड्स की। ग्लोरिया स्टाइनहाइम जो कि जानी जाती है अपनी ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए और सेम सेक्स मैरिज राइट्स के लिए। कॉल्बिन ने कहा था कि रैकेट क्लियर था कि जो असिस्टेंस दी गई थी इन संस्थाओं को, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी या बाकी जो फेमिनिस्ट या वोक संस्थाएं थी, उन्हें जो भी असिस्टेंस दिए गए थे उसके साथ ही एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि आपको जो भी एक्टिविटी करनी है ये एक्टिविटी आपको फॉरेन साइल पे करनी है। यानी कि इन एक्टिविटी से अमेरिका के इंटरनल एटमोसफेयर या अमेरिका के इंटरनल सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि अमेरिका की इंटरनल डोमेस्टिक एक्टिविटीज में कोई इंटरफेरेंस वो लोग नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो रिलीजियस जो ग्रुप्स थे या जो ये वो ग्रुप्स थे, इनका सब सीधा सा एक मकसद था कि आप बाकी कंट्रीज में जाइए, वहां पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट कीजिए, इन वैल्यूज को प्रमोट कीजिए और प्रोपोगेट कीजिए और ये बोलिए कि ये वैल्यूज है फ्री वर्ल्ड की वैल्यूज है, और वही सेम वैल्यूज उन्हें यूएसए में प्रमोट करने का अधिकार नहीं था। 1957 में ग्लोरिया स्टाइनहाइम ने केरला में विजिट किया एक अमेरिकन प्रोटेस्टेंट मिशनरी के साथ, और विमेन से काफी ज्यादा वो लोग मिले, इंटरेक्ट किया और विमेन ग्रुप्स बनाए उन्होंने। उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली प्लांटेशंस के बारे में जो केरला में है, और कुछ विकीलीक्स केबल ये भी सजेस्ट करते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी उन्हें कि उस रूप में प्रेजेंट किया जाए जो एज अ थॉट लीडर यानी कि एक मैस लीडर की तरह उन्हें प्रमोट किया जाए और जिन्हें इम्यूलेट किया जाए, मतलब कि उनके तरह लोगों को और बनाया जाए, यानी कि लोग उनसे इंस्पायर हों और लोग उन्हें फॉलो करें, और एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स यानी कि उन्हें फॉरेन डेलीगेशंस के साथ भेजा जाए एज ए डिग्नेटरी, और वहां पे जाके लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ग्लोरिया स्टाइनहाइम की जो भारत की विजिट थी उसको फंड किया गया था चेस्टर बाउल स्कॉलरशिप के द्वारा, जो कि एक यूएस के एम्बेसडर थे भारत में चेस्टर बाउल्स नाम से, उनके नाम पे स्कॉलरशिप रखी गई थी। ये उसी साल स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई थी जिस साल ग्लोरिया स्टाइनहाइम भारत विजिट करती है। और एक आयरॉनिकल बात ये थी कि
दूसरे साल जब इमीडिएटली वो और एक और स्टूडेंट भारत में विजिट करती है और इस बार उनकी ट्रिप्स की फंडिंग जो है वो चर्च करता है, तो ये जो स्कॉलरशिप थी ये स्कॉलरशिप ही बंद कर दी जाती है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये जो चेस्टर बाउल स्कॉलरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोरिया स्टाइनहाइम को भारत प्लान करने के लिए ही बनाई गई थी। एक और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसने पैसा रिसीव किया है यूएसएआईडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट एसोसिएशन फॉर इंटरनल डेवलपमेंट सॉरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और जिसने काम किया है एज ए फ्रंट फॉर सीआईए यानी कि सीआईए के लिए भी काम करा हुआ है एज ए फ्रंट। उसका नाम था समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स या फिर SIL इंटरनेशनल, जिसको स्टार्ट किया गया था बाइबल को वेरियस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पूरी दुनिया में। इसने SIL इंटरनेशनल ने और इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन वाइक्लिफ बाइबल ट्रांसलेटर्स ने और उनकी सब्सिडरी जंगल एविएशन और रेडियो सर्विसेज JAARS, जो कि पूरी दुनिया में काफी सारे एयरक्राफ्ट और रेडियो स्टेशन ऑपरेट करते हैं, इन्होंने मिलकर भी CIE के लिए काफी सारा काम किया है। 70 के दशक में काफी सारे लैटिन अमेरिकन देश जैसे कि कोलंबिया, मेक्सिको, पनामा और पेरू ने समर इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थे उनके इंटरेस्ट को फोर फ्रंट पे रखने के लिए रादर देन की मिशनरी एक्टिविटीज, यानी कि उन्होंने कहा कि ये लोग मिशनरी एक्टिविटीज की जगह अमेरिका के जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है उनको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और ब्राजील ने तो आगे बढ़ते हुए SIL के मिशनरीज को अपने देश से ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि ब्राजील की गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो एज ए कवर यानी कि वो कवर फायर दे रहे हैं जियोलॉजिस्ट को जो एक्ट कर रहे हैं मिनरल डिपॉजिट को सर्च करने का काम कर रहे हैं अमेजन बेसिन में, यानी कि ब्राजील में आके अमेजन बेसिन में वो मिनरल डिपॉजिट को सर्च कर रहे हैं। और SIL के जो लोग हैं यानी कि जो उनके प्रीचर्स हैं या जो उनके वर्कर्स हैं वो उन्हें कवर दे रहे हैं जियोलॉजिस्ट को, माइनिंग में हेल्प कर रहे हैं। SIL का क्लाउड इतना था अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में कि वो डायरेक्ट बाईपास करते थे डिप्लोमेट्स को, यानी कि डिप्लोमेट को रिक्वेस्ट नहीं करते थे किसी चीज के लिए भी, वो डायरेक्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को रिक्वेस्ट करके और उनके द्वारा हेलीकॉप्टर्स तक प्रोवाइड किए जाते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा SIL को, ताकि वो पापुआ न्यू गिनी में जाके अपने मिशन को प्रमोट कर सकें। SIL पे आरोप लगते रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग यानी कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए, एमराल्ड की स्मगलिंग की, यूरेनियम की स्मगलिंग की, और इवन की जर्म वॉरफेयर यानी कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने में भी कुछ नेटिव ट्राइब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसके कारण उन्होंने काफी सारे नेटिव ट्राइब्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अपनी बुक दाई विल बी डन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेजन, नेल्सन रॉकफेलर एंड इवेंजलिज्म इन द एज ऑफ ऑयल, इसमें ऑथर जेराल्ड कॉल्बी और शॉलेट डेनेट डॉक्यूमेंट करते हैं एक्सटेंसिव कनेक्शंस ऑफ वाइक्लिफ बाइबल ट्रांसलेटर नेल्सन और जॉन डी रॉकफेलर के साथ और उनके टेक ओवर ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि उन्होंने जो टेक ओवर किया था अमेजन बेसिन कंट्रीज में जो रिसोर्सेज उनका टेक ओवर, और उसमें क्या योगदान था SIL यानी कि समर इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स का और वाइक्लिफ बाइबल ट्रांसलेटर्स का यानी कि पूरे चर्च का क्या योगदान था अमेजन बेसिन कंट्रीज के रिसोर्सेज के टेक ओवर में। तो इस वीडियो को फिलहाल हम यही अंत करेंगे, बट ये पार्ट थर्ड का अंत नहीं है। ये पार्ट थर्ड में अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपने एक्टिविटीज को भारत में लाया और कैसे इम्पैक्ट पड़ा इस चीजों का भारत की ग्रोथ को हैम्पर करने में, भारत की ग्रोथ कैसे रुकी और आगे भी भारत की ग्रोथ किस तरह से रुक रही है इन एक्टिविटीज के कारण। तो इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।